हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों ये जो हमारा यूनिट है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है बच्चों, इसके अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और बच्चों ये मान के चलो ये इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है कि इस पूरे यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो नीट में आते हैं। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि वन ऑफ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उसमें से एक होता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और बच्चों बहुत ही ईजी चैप्टर हैं, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं और बहुत इजीली इसमें सभी बच्चे जो हैं वो सारे क्वेश्चन सही करते हैं। उसके लिए बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली और थोड़ा सा चीज़ों को एलेबोरेट करके पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सेल क्या है। यानी फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों वो है सेल की डेफिनेशन। सेल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों सेल जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो क्या है बच्चों, वो है सेल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। यदि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों तो उसके अंदर सिंगल सेल ही बॉडी की सारी एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहा है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें यही सेल्स का ग्रुप जो है मिलकर के क्या कर रहा है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर सेल जो है बच्चों वो क्या है, वो यूनिट है किसका, लाइफ का। सेल को कई बार हम क्या बोल देते हैं, इट इज द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, तो सेल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये जो सेल की स्टडी है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी बोलते हैं बच्चों। अब यहां 2 टर्म जिनके लगभग सिमिलर से मीनिंग आते हैं। क्या, एक टर्म आप देख रहे हो जिसे हमने बोला क्या, साइटोलॉजी, और दूसरा सिमिलर टर्म है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं सेल बायोलॉजी। तो बच्चों ये दोनों टर्म का मीनिंग क्या है जरूर से समझना होगा। साइटोलॉजी जो है वो पर्टिकुलरली सेल की स्ट्रक्चरल स्टडी के लिए हम यूज करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल। और सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जो है बच्चों उनकी स्ट्रक्चरल स्टडी जो है उसे हम साइटोलॉजी बोल देते हैं। लेकिन जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं बच्चों तो इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल इंक्लूडिंग सेल डिवीजन। तो बच्चों यदि हम सेल डिवीजन को भी इंक्लूड कर दें तो उस कंप्लीट स्टडी को, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम सेल बायोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों टर्म का मीनिंग जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम बात करें कि फादर कौन है, हु इज फादर ऑफ सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो बच्चों फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं हर्टविग एंड रॉबर्ट हुक। उन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हुई कि सेल की डेफिनेशन क्या है, साइटोलॉजी क्या होता है, सेल बायोलॉजी क्या होता है, और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, हर्टविग एंड रॉबर्ट हुक है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल की डिस्कवरी के रिलेटेड कि आखिर सेल को किसने डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों, तो सेल को डिस्कवर किया था किसने, आप सब जानते होंगे सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। लेकिन वो सेल कैसी थी, एक डेड सेल थी जिसे उन्होंने देखा था। उनको सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह के बारे में और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा था। सिर्फ उन्हें तो चैम्बर्स दिखे थे जिसे उन्होंने
क्या बोल दिया था, सेल बोल दिया था। ठीक है बच्चों, और लिविंग सेल जो है वो ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था बच्चों, इन 1665। बच्चों इन्होंने अपनी डिस्कवरी के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे पब्लिश किया था अपनी बुक के अंदर, जिस बुक का नाम था क्या, माइक्रोग्राफिया। पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशंस इन हिज बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम, क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। तो बच्चों माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डिस्कवरी के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस थी उसे पब्लिश किया। एक्चुअल में बच्चों उन्होंने बहुत सारे स्पेसिमेंट्स जो हैं उन्हें अपने हाई पावर माइक्रोस्कोप, जो कि 45 टाइम्स जो है जूम करके चीज़ों को दिखाता था, एनलार्ज करके एम्पलीफाई करके ऑब्जेक्ट्स को दिखाता था, उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मेनली जब हम बात करते हैं बुक्स के अंदर तो क्वार्कस सुबर का नाम आता है, वहाँ पर जो कॉर्क है उसका स्लाइस जो है, उसका स्लाइड जो है वो बना करके उन्होंने देखा, और उस स्लाइड में उन्होंने देखा कि उन्हें बहुत सारे चैम्बर्स हनी कॉम्ब लाइक पैटर्न में दिखाई दिए, और उन चैम्बर्स के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया बच्चों, उन चैम्बर्स के लिए उन्होंने सेल्स वर्ड यूज किया, जो कि लैटिन वर्ड सेला से आया था। यानी इन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड स्लाइड ऑफ क्वार्कस सुबर। कॉर्क जो है बच्चों, क्वार्कस सुबर प्लांट जो है उसका कॉर्क जो है वो ऑब्जर्व किया, एंड फाउंड मैनी चैम्बर्स इन हनी कॉम्ब लाइक पैटर्न एंड कॉल्ड इट सेल्स, जो कि कहां से आया, सेलुला से, या सेला वर्ड जो है बच्चों उससे आया, सेला इन लैटिन। लैटिन में क्या होता था, सेला वर्ड होता था, उससे इन्होंने सेल्स वर्ड जो है वो बना दिया, इसका नाम किसका, जो चैम्बर उन्हें दिखे थे। नाउ एक्चुअली उन्होंने क्या डिस्कवर किया बच्चों, उन्होंने डेड सेल जो है वो डिस्कवर किया। सेल वॉल उन्हें दिख रहा था, लेकिन उस सेल वॉल के अंदर जो सेल था वो क्या था, एक्चुअली डेड सेल था, वो डेड सेल था, तो इसलिए ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, उन सब के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं लगा था जब ये डिस्कवरी उन्होंने की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके लगभग 10 साल बाद, ये तो 1665 की बात है, उसके लगभग 10 साल बाद ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट नहीं थे बच्चों, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और भी बहुत अच्छी क्वालिटी का जो माइक्रोस्कोप है, लेंस जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप किया। इनका माइक्रोस्कोप जो है बच्चों वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, और जो ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप था वो सिंपल था, बट बच्चों उसका एम्प्लीफिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा था, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। किस टाइप के ऑब्जेक्ट, जैसे वो मड को देख रहे थे, वो रेन वाटर, वो पॉन्ड वाटर को उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे, वो टार्टर जो हमारे टीथ के ऊपर जो प्लाक टार्टर होता है उसको ऑब्जर्व करते थे, सीमेन को ऑब्जर्व किया उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो थे उसको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या देखा बच्चों, उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे थे, आगे पीछे मूवमेंट कर रहे थे। जब वो मूवमेंट कर रहे थे आगे पीछे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई अपने आप से चलना, खुद से लोकोमोशन करना, ये तो प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। ये उनको पता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर खुद से मूव करने की प्रॉपर्टी है, और नॉन लिविंग जो है वो नॉर्मली खुद से मूव नहीं करेंगे। तो जब उन्हें माइक्रोस्कोप में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हुए कुछ ऑर्गेनिज्म दिखे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ऑब्जर्वेशन को पेपर पे लिख के उसे सेंड किया, कहां पे, उस लेटर को सेंड किया रॉयल सोसाइटी में। ये बात है कब की, ये बात है 1676 की। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने अपना लेटर लिखा था तब 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, उसके 10 साल बाद 1670
5 और 6 यानी उस ईयर में उन्होंने क्या किया, उस ईयर में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन रखा और 1676 में उन्होंने अपना पेपर जो है वो रॉयल सोसाइटी में भेज दिया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी थी। और इस तरीके से फाइनली क्या डिस्कवर हुआ बच्चों, फर्स्ट लिविंग सेल जो है वो डिस्कवर हुआ। यानी फर्स्ट सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक को क्रेडिट देंगे हम, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by Anton von Leeuwenhoek। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल जो है उसे डिस्कवर किया था। ही रोट लेटर टू रॉयल सोसाइटी describing his observation। in 1676। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उसको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने लिखा लेटर। और क्या लिखा था, क्या था कि उन्होंने जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हुए कुछ ऑर्गेनिज्म देखे थे जो कि बहुत ही स्मॉल साइज के थे। कुछ प्रोटोजोन्स उन्होंने देखे थे, कुछ बैक्टीरिया उन्होंने देखे थे, उन्होंने सीमेन जो है उसको भी फर्स्ट टाइम देखा था, स्पर्म को भी फर्स्ट टाइम देखा था। तो इस तरीके से कुछ फाइंडिंग्स थी जो उन्होंने लिखा किसको, रॉयल सोसाइटी को। और उस टाइम पे रॉयल सोसाइटी के चीफ कुरेटर जो थे बच्चों वो कौन थे, वो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने खुद से उनके सारे ऑब्जर्वेशन को कंफर्म किया और फाइनली जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसे दे दिया गया, एंटोन वॉन लीवेनहॉक को दे दिया गया। इस तरीके से लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को। लिविंग सेल जो इन्होंने डिस्कवर किया था, जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने क्या टर्म यूज किया, ही कॉल्ड दीज ऑर्गेनिज्म, क्या कहा था उन्होंने, एज एनिमलक्यूल। क्या कहा था, एनिमलक्यूल। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म जो है वो यूज किया था लीवेनहॉक ने, किसके लिए, वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने ऑब्जर्व किया किसके अंदर, उस स्लाइड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। अब सेल की डिस्कवरी के बाद में बच्चों ग्रेजुअली लोगों को इसके बारे में, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हो गया था और साइंटिस्ट जो हैं वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे सेल की प्रॉपर्टी, सेल कैसा है क्या है। तो इसके बाद में 1838-39 में दो साइंटिस्ट जो हैं वो कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर सेल है, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। और उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक थियरी दे दी थी जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोल देते हैं सेल थियरी। यानी नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक की बच्चों, वो देखेंगे हम सेल थियरी। क्या होता है सेल थियरी बच्चों? सेल थियरी जो है वो दिया था किसने, दिया था गिवन बाय मैथियास स्लेडन and Theodore Swan in 1838 and 1839। स्लीडन जो है बच्चों वो कौन थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और श्वान जो है बच्चों वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। यानी स्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने मिलकर के सेल थियरी दिया। दोनों की ऑब्जर्वेशन सेम थी। क्या हुआ, स्लीडन ने डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व किया कि जो भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स सेम स्ट्रक्चर्स से मिलकर के बने हुए, वो जो यूनिट है वो क्या है, सेल। तो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं।
वो सेल जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट जो यूनिट है वो एक सेल होगी। ऐसे ही स्वान ने क्या देखा कि जितने भी एनिमल है, प्लांट की तरह जितने भी एनिमल हैं, उनके अंदर भी उनकी बॉडी जो है वो कुछ यूनिट से मिलकर के बनी हुई है, सेल से मिलकर के बनी हुई है और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी हुई है। तो ये ऑब्जर्वेशन दोनों साइंटिस्ट की थी और उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दिया था सेल थ्योरी। ठीक है, और बच्चों ये सेल थ्योरी क्या बोलता है, टेनेट्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट्स थे? तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट था कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बने हुए हैं, सेल और उनके प्रोडक्ट्स से बने हुए हैं। और दूसरा पॉइंट था बच्चों कि सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये दो पॉइंट थे। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में क्या हुआ बच्चों, ये तो 1838-39 की बात है। इसके बाद में क्या हुआ बच्चों, 1855 के आसपास, 1855 के आसपास रुडोल्फ वर्शो जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आखिर एक सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उस टाइम तक डिफरेंट थ्योरीज थी कि ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, सेल कैसे बन रहा है, बट इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक सेल जो है वो पहले जो सेल है उनके डिवीजन से बन रहा है, यानी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसे उन्होंने किस तरीके से बोला, इसे उन्होंने बोल दिया ओमनी सेलुलाई, सेलुला के फॉर्म में। इन 1855 रुडोल्फ वर्शो फाउंड दैट new cell arises from pre-existing cell. Pre-existing cell क्या बोला था इसे उन्होंने, omnis cellula e cellula। न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम सेल लीनिएज थियरी भी बोल देते हैं या लॉ भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, सेल थ्योरी के अंदर दो पॉइंट थे, थर्ड पॉइंट और ऐड हो गया। कौन सा थर्ड पॉइंट ऐड हो गया, यही क्या कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस थ्योरी को ही हम क्या बोलते थे बच्चों, इसे ही हम बोल देते हैं सेल थ्योरी। बच्चों इसके बाद में साइंटिस्ट लोगों ने और भी ऑब्जर्वेशंस रखी और ये जो सेल थ्योरी है उसके अंदर और भी पॉइंट्स ऐड किए, उनको मॉडिफाई कर दिया और क्या बन गया बच्चों, बन गया मॉडर्न सेल थ्योरी। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेल थ्योरी का जो एडवांस वर्जन है, मॉडर्न सेल थ्योरी है, वो क्या है, क्या बोलता है। देखो बच्चों, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर ये तीन पॉइंट तो एज इट इज हैं बच्चों, ये तीनों पॉइंट। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और बच्चों इसके अलावा जो नेक्स्ट इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड हुए वो क्या थे, वो ऑब्जर्वेशन थी कि देखा गया कि एवरी सेल या बच्चों ये सेल का अभी तो क्या बोला हमने, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इससे बने। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली द सम टोटल ऑफ functions of cell that constitute the organism। देन उसके बाद में बच्चों और क्या चीजें हैं, और इसके अंदर सेल के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, वो सारी बातें जो है वो ऐड हो गई। सेल हैज सेल मेम्ब्रेन, देन उसके अलावा क्या है इसके अंदर,
साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बच्चों इसके अलावा इसके अंदर और क्या चीजें ऐड हुई कि सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड होते गए और इस तरीके से जो थियरी बन गई, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल थियरी, या फिर इसे सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। लेकिन बच्चों यदि हम सेल थियरी के एक्सेप्शन की बात करें तो जो पहले सेल थियरी दी गई थी उसका एक्सेप्शन तो वायरस होगा, और जो मॉडर्न सेल थियरी दी गई बच्चों इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हम देख सकते हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस होंगे बच्चों इसके? जब हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शंस होंगे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक अमीबा हो गया, या डायरेक्टली बोलो प्रोटोजोआ हो गया, या प्रोटिस्टा के मेंबर हो गए, ठीक है बच्चों। उसके अलावा आरबीसी हो सकता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है इसलिए सीव ट्यूब हो सकता है। तो इस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है वो या सेल जो है वो एक्सेप्शन हो जाएगा किसका, मॉडर्न सेल थियरी का। और वायरस बच्चों कई बार क्वेश्चन में वायरस आएगा तो वायरस भी एक्सेप्शन होगा क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह एब्सेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को सेल थियरी क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सेल के टाइप्स, सेल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसकी बेसिस पे हम देखते हैं तो सेल जो है वो दो टाइप का होता है, यानी क्या बोल सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सेल जो है वो कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। कौन कौन सा? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है, प्रो मतलब इनिशियल या प्रिमिटिव टाइप, और कैरियो जो है बच्चों वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। इसका मतलब इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या बोलेंगे यहां पर? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, या फिर आप न्यूक्लियस एब्सेंट भी बोल सकते हो। बिल्कुल सही होगा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। और न्यूक्लियस एब्सेंट देन क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। ठीक है बच्चों। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल के लिए बोले तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस कैसा है, वेल डिफाइंड है कि नहीं है, उस बेसिस पे सेल जो है वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत डिटेल हम पढ़ चुके हैं जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में मोनेरा टॉपिक पढ़ा था तब। तो यहां पर मैं आपको बहुत क्विकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो बताऊंगा। तो बच्चों यहां पर अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखो बच्चों, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं प्रोकैरियोटिक सेल और यहां पर लिख रहा हूं मैं यूकैरियोटिक सेल। बच्चों सबसे पहला डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो हम देख रहे हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में क्या होगा? एब्सेंट। तो फिर क्या प्रेजेंट है? अभी हमने बात की थी बच्चों, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है, जबकि यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों।
तो ये सबसे मेन क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे हम देख रहे हैं, नाम भी दिया गया है प्रो कैरियोट, प्रो मींस प्रिमिटिव या इनिशियल टाइप का, और यू कैरियोट, यू मतलब क्या होता है, एडवांस होता है, तो एडवांस मतलब न्यूक्लियस जो है वो एडवांस है, प्रेजेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो है बच्चों वो देख रहे हैं हम इनके अंदर, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स, क्या प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है? बच्चों प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। यानी सेल ऑर्गेनेल की जगह पे यदि मैं लिखूं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में क्या होंगे बच्चों, एब्सेंट होंगे, जबकि यूकैरियोट में क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रेजेंट इन यूकैरियोट। और उसका एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, किसमें प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट में वो एब्सेंट होंगे। ठीक है बच्चों। देन इसके बाद सेल वॉल में क्या कोई डिफरेंस होता है क्या बच्चों? हम प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल देख रहे थे, जनरली किसका बना होता है, जनरली पेप्टिडोग्लाइकेन्स का बना होता है और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। जबकि यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चों, यहां पर हम देखेंगे कि फंजाई के अंदर काइटिन होगा और प्लांट्स के अंदर क्या होगा, सेलुलोसिक होगा। और डिटेल स्ट्रक्चर जो है बच्चों सेल वॉल की हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर कैसा होता है इस चैप्टर में। अभी ध्यान रखना कि पेप्टिडोग्लाइकेन्स या इसको हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं, तो उसका बना होता है, जबकि यूकैरियोट में हम क्या देखते हैं, ये काइटिन का फंजाई में और सेलुलोज का प्लांट में होता है। ठीक है बच्चों। देन सेल मेम्ब्रेन में यदि हम बात करें तो नॉर्मली दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, बट बच्चों यदि हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर तो इनके मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे होपेनॉइड होता है। यूकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, प्लांट्स के अंदर फाइटोकोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों। देन सेल वॉल के बाद में अब इसके अंदर यदि हम राइबोसोम में डिफरेंस देखें बच्चों, तो राइबोसोम्स जो हैं उसके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या कि जो प्रोकैरियोट हैं उनके अंदर ओनली 70S राइबोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ओनली 70S राइबोसोम। जबकि यूकैरियोट के अंदर क्या होगा बच्चों, जो ऑर्गेनेल के अंदर होगा 70S राइबोसोम होगा, 70S राइबोसोम्स इन ऑर्गेनेल, कौन से, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंड 80S राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म। तो दोनों टाइप का राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है बच्चों। तो ये राइबोसोम्स के अंदर डिफरेंस हुए। इसके अलावा बच्चों अदर और भी डिफरेंसेस की बात करते हैं, जैसे मीजोसोम, तो आपने पढ़ा था मीजोसोम के बारे में। मीजोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। यूकैरियोट में मीजोसोम जो है वो एब्सेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए। यानी यहाँ पर ETS जो वाली जो प्रोसेस होती है बच्चों बैक्टीरिया के अंदर, वो कहाँ पर होता है, वो मीजोसोम में होता है। यानी नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर यदि रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं तो रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ मीजोसोम। और यूकैरियोट के अंदर कैसे होगा बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ कौन सा ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट यदि हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, या क्लोरोप्लास्ट की जगह फोटोसिंथेसिस लिखता हूं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। तो प्रोकैरियोट के अंदर फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होगा, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं बच्चों, ध्यान है क्या, क्रोमेटोफोर जो है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर पिगमेंट जो है वो स्टडेड होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर, यानी थाइलेकॉइड के जैसे स्ट्रक्चर होती है। जबकि हम यूकैरियोट में क्या देखते हैं बच्चों, किसकी हेल्प से होगा, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होगा। और उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होंगे। देन बच्चों साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें साइक्लोसिस भी नहीं होती है, जबकि यहां पर साइटोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये डिफरेंस हो गया बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन के बाद में बच्चों यहां पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करें। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, यदि वैक्यूल के अराउंड साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है तो उसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा।
देन बच्चों यदि हम पिलाई की बात करते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर पिलाई प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट के अंदर पिलाई जो है वो एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा बच्चों यदि हम बात करें इनके अंदर फ्लैजिला की, तो दोनों के फ्लैजिला में एक बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हमने पढ़ा था तब भी। फ्लैजिला जो है वो प्रोकैरियोट में किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट नहीं होती है। यानी फ्लैजिला प्रोकैरियोट में क्या होगा? प्रोकैरियोट के अंदर 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। तो फिर कैसा होता है बच्चों? ये होता है सिंगल रॉड लाइक। किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। जबकि यहां पर यूकैरियोट में क्या देखते हैं हम? 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो फ्लैजिला में डिफरेंस होगा। देन इसके बाद में बच्चों यदि हम बात करें कि इनके अंदर इस फ्लैजिला की मूवमेंट कैसे होती है, तो प्रोकैरियोट में रोटेटरी मूवमेंट होती है, जबकि यहां पर अंडुलेटिंग या वेव लाइक मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, तो बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही कहां पर होगा? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ही कहां पर होगा बच्चों? इन साइटोप्लाज्म। जबकि यूकैरियोट के अंदर क्या होगा बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहां पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और उस आरएनए पे प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों। देन डीएनए रेप्लिकेशन की या सेल डिवीजन की बात करते हैं बच्चों, तो सेल डिवीजन जो होगा वो किस टाइप का होगा? प्रोकैरियोट के अंदर एमाइटोसिस होता है, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है बच्चों? इसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस, नॉर्मली माइटोसिस या फिर मियोसिस जैसे डिवीजन जो है वो देखने को मिलते हैं। देन इनके डीएनए में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या बच्चों? यदि प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं तो जनरली जीसी रिच होते हैं। जी और सी का मतलब गुआनिन और साइटोसिन रिच होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, नेकेड होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बच्चों इनके अंदर नॉर्मली एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोट के जो डीएनए होते हैं हम देखते हैं कि 80 रिच होता है और क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन्स वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है डीएनए में या फिर इनके न्यूक्लियोइड में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो हमने देखे। अब ये तो किस बेसिस पे हमने देखा? ये तो हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं, उस बेसिस पे ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप के सेल हो सकते हैं। और बच्चों मेजर यदि हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म के ग्रुप इस नेचर में, तो ग्रॉसली हमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, प्लांट और एनिमल। तो उनके अंदर सेल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, उसको देखते हैं अब। तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं डायग्राम प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। तो बच्चों प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो मेन डिफरेंसेस आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहे हैं बच्चों, वो क्या क्या है? जैसे हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बच्चों वो क्या है? वो सेल वॉल है। प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल वॉल एक रिजिड कवरिंग की फॉर्म में, एनवेलप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी बिल्कुल प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, सेल वॉल के अंदर कुछ कनेक्शंस जो नियर बाय सेल के थ्रू सेल से बनते हैं सेल वॉल के थ्रू, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है बच्चों, डिटेल में हम देखेंगे अभी जब सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे होंगे। देन उसके बाद में बच्चों आप क्या देख रहे हो? एक मेजर डिफरेंस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल या सैप वैक्यूल जो है बच्चों वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। प्लांट सेल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। जैसे जैसे प्लांट सेल जो है उसका साइज बढ़ेगा या एज बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? ये जो वैक्यूल है इसका साइज बढ़ता जाएगा और ये वैक्यूल जो है वो सेल का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कवर कर लेता है, सेंट्रल वैक्यूल। और इसकी वजह से क्या होता है? जो ऑर्गेनेल्स होते हैं या न्यूक्लियस जो है वो
पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है। जबकि हम यदि बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं प्लांट एनिमल सेल को, तो एनिमल सेल के अंदर टेम्पररी वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। वैक्यूल प्रेजेंट तो हो सकते हैं बच्चों, लेकिन वो टेम्पररी वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल हो सकता है बच्चों। तो उस टाइप का वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, बट वो ऐसा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा। सेल के सेंटर में स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इस वजह से मोस्टली एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन सेंट्रल होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन पेरिफेरल हो जाती है। ठीक है बच्चों, बाद में मैथमेटिक सेल होगा तब तो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस जो है वही देखने को मिलेगा। देन बच्चों प्लांट सेल के अंदर हम देखते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, जबकि एनिमल सेल के अंदर, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस करता है, उसके लिए इसे क्या चाहिए बच्चों, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। नॉर्मली एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। बच्चों यहाँ पर जो वैक्यूल होता है वो लाइसोसोम के रिलेटेड फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम जो है उसका नंबर ज्यादा होता है। एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम जो है उनका नंबर ज्यादा होगा, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम का नंबर रिलेटिवली कम होगा। बच्चों गोल्जी बॉडी में भी डिफरेंस देखने को मिलता है क्या, कि यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी होते हैं उन्हें हम डिक्टियोसोम बोल देते हैं। उनके अंदर जो सिस्टर्नी है बच्चों उसका नंबर रिलेटिवली कम होता है, 1 या 2 होगा। जबकि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टर्नी 8 to 10 जो है वो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एनिमल सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर वो रिलेटिवली सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम जो है बच्चों उसके अंदर 2 सेंट्रियोल आप देख पा रहे हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। तो सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर बच्चों सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है। इसीलिए क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा तो यहां पर सेंट्रोसोम जो है उसकी हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। ठीक है बच्चों, और जो एस्ट्रल टाइप का सेल डिवीजन जो है वो या साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल डिवीजन जो है बच्चों वो देखने को मिलता है। जबकि यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं एन एस्ट्रल टाइप का सेल डिवीजन होता है, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं है, इसीलिए एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने मेजर डिफरेंसेस देखे प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। और बच्चों नॉर्मली हम देखते हैं प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल जो होते हैं वो रिलेटिवली छोटे साइज के होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए किसके अंदर, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सेल क्या होता है, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल थियरी के बारे में हमने देखा, और सेल के जो मेन टाइप्स है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं उनमें डिफरेंसेस, और प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होते हैं उनके अंदर डिफरेंसेस। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है बच्चों। अब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।